इसमें इशू ये है कि पंजाब में बसने वाले जितने मसीही हैं, जितने हिंदू हैं, जितने सिख हैं, अंडर एज मैरिज का सबसे मसला जो ज़्यादा हमें है। 12-12 साल की बच्चियों को ज़बरदस्ती जबरी शादी उनकी कर दी जाती है और फिर फोर्स कन्वर्जन भी इसी बुनियाद पे होती है। जी और ठीक, फिर जी मियाँ साहब ठीक है। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के खसूसी प्रोग्राम में शमसन जावेद और मेज़बान नादिया हमीद एडवोकेट की जानब से साबिक वजीर और रुकन असम्बली मोहतरम अजाज आलम अगस्टिन साहब को खुशामदीद। मोहतरम अजाज अगस्टिन साहब एक तजर्बाकार सियासतदान हैं, साबका सूबाई वजीर भी हैं। पंजाब असम्बली से चाइल्ड मैरिज एक्ट 2026 मंजूर होना एक बहुत ही खुशाइंद और पेश रफ्त समझा जा रहा है। इसकी मंजूरी में जहां मौजूदा हुकूमत और लिबरल सियासतदानों को क्रेडिट जाता है, वहां मनाटी के तमाम मेंबरान को भी इसका क्रेडिट जाता है और ख़ास तौर पे मोहतरम अजाज अगस्टिन साहब इसमें पेश रहे हैं। चाइल्ड मैरिज एक्ट की मंजूरी जहां एक खुशाइंद बात है, मगर अक़लियतों के जबरी तब्दीली मज़हब और शादी का तदारक क्या इस बिल से हो पाएगा या फर्दर इसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी, ये आज हमारी गुफ्तगू का मौजू भी है। तो एक बात और भी मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि जिस तरह शुरू में वफाकी आइनी अदालत पर एक जोश व खरोश, कौम में यकजहती इत्तेहाद नज़र आ रहा था, वो नहीं आया। तो इस पे मैं ज़रूर आपको याद दिलाता जाऊंगा कि हमें जोश व जज्बा दिखाना है, ताकि जिस तरह सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तहान और भी हैं। तो मैं माइक नादिया हमीद के हवाले करता हूं और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं, नादिया आपको भी और अजाज आलम अगस्टिन साहब को भी। जी नादिया साहब। जी गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क का शुक्रिया अदा करूंगी और कंसर्न आपका कि आप हमेशा ही जो हमारे कौम के मसाइल होते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम को तरतीब देते हैं। और साथ जो हमारे गेस्ट हैं एजाज आलम अगस्टिन साहब, जो कि अभी मेंबर पंजाब असेंबली हैं और साथ साथ एक्स मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको सर अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और साथ साथ हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने एक मिनॉरिटी से मिनिस्टर यानी मिनॉरिटी मेंबर होते हुए भी एक बहुत अच्छी तजवीज़ जो है वो गवर्नमेंट को पेश की और उसकी तरमीम जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट में करवाने में कामयाब हो सके। जी थैंक यू नादिया और सैमसन जो है सब आपका भी कि न्यू कैसल नेटवर्क से आप बहुत दफ़ा आपके साथ प्रोग्राम में शामिल रहे हैं। जब भी कोई कम्युनिटी में इस तरह के माइलस्टोन आए हैं तो यकीनी तौर पर न्यू कैसल पे हमने बातचीत की है, उसके कदुखाल के बारे में, उन चीज़ों के बारे में कि हम कैसे कैसे जो है अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। जहाँ तक आपने चाइल्ड रिस्ट्रेन एक्ट 2026 की बात की, जो कि हाल ही में पंजाब असम्बली से पास हुआ है और यकीनी तौर पर कुछ दिनों में वो गवर्नर साहब से सिग्नेचर होकर वो पंजाब गजट का हिस्सा बन जाएगा। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि देखें, ये पंजाब की तारीख का एक माइलस्टोन है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब जो है 65% ऑफ पाकिस्तान है और यहाँ पे 80% हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है रहती है और आपको पता है कि हमारे सबसे ज्यादा मसाइल ही जो है वो अंडर एज मैरिज के थे। तो मैं ये नहीं कहता कि इसके आने के बाद जो है वो दूध की नहरें बह निकलेंगी, लेकिन ये कम से कम मैं समझता हूँ कि बारिश का पहला खतरा जरूर है कि पंजाब में, क्योंकि पहले ये होता था कि सिंध में 2013 से चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट जो है वो पास हुआ था और लोग अब ये वहां पे करते थे कि लोग वहां से बच्चियां लाकर रहीम यार खां पंजाब में, क्योंकि 2019 वाला ही पहले वाला चल रहा था, तो इसलिए यहाँ बच्चियां ला के तो उनको साथ शादी की जाती थी, क्योंकि यहाँ पे ये कानून मौजूद नहीं था। तो जब 2013 में सिंध में हुआ तो उसके बाद 2019 में
आरजू राजा वाला केस हुआ तो मैं उस वक्त मिनिस्टर था, तो मैं खुद वहां पे गया। तो चूंकि वहां पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो हमने वहां जाकर गवर्नर से मिले, बड़ा उस पर शोर डाला कि एक सूबे में चाइल्ड रेस्ट्रेंट एक्ट मौजूद हो के जहाँ के 18 साल बच्ची की शादी नहीं हो सकती, तो 13 साल की बच्ची जो आरजू राजा, उसकी शादी कैसे होगी। तो वो मैं बाद में टेक्निकल चीजों का पता चला जब मैं वो वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बाबर जबरान और गजाला शरीफ साहब, उन सब से मैं मिला, तो पता चला कि यहाँ पे 2013 से कानून जरूर बन गया है, लेकिन उसके रूल्स ही नहीं बन सके। तो आपको पता है कि कानून चाहे बन भी जाए, जब तक उसके रूल्स नहीं बनते, तो उस वक्त तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन का भी एक इशू होता है। तो उस हवाले से फिर आपको पता है कि 2024 में फेडरल में ये कानून जो है पास हुआ, इस्लामाबाद टेरिटरी में 2024 में ये पास हुआ। लेकिन इन दोनों कानून के बाद जब 2025 में बलूचिस्तान असेंबली में ये चाइल्ड रेस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ, तो उन्होंने तो एक बड़ी इनकलाबी बात की। उन्होंने जो चीजें, उनकी ड्राफ्टिंग बहुत ही कमाल की थी, और जिसने भी उस बिल की ड्राफ्टिंग की, उनको मैं सलूट पेश करता हूँ। उस एक्ट में 5A 5B शामिल कर दी, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे बुनियादी चीज है जो कि पंजाब के इसमें शामिल नहीं हो सकी। वो ये है कि जब आपकी शादी अंडर एज साबित हो जाती है, तो आपकी शादी ही नल एंड वाइड करार दी जाती है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा काम है जो कि पंजाब में भी जो इन्होंने किया है, वो इन्होंने इस्लामाबाद टेरिटरी का पूरी उसी तरह कॉपी करके तो यहाँ पे बिल पेश कर दी है। तो जब मैंने इस बिल को देखा, तो मैंने कहा ये तो मक्खी पे मक्खी मारने वाली बात हो रही है। तो मैंने इसमें 3 अमेंडमेंट जमा कराए। एक 2A थी, जिसमें बच्चे की जो है प्रोटेक्शन के हवाले से बातचीत की थी, क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड नेशन का जो CRC है, जो चाइल्ड राइट्स, उसमें भी हमने जो है वो ट्रीटी साइन किए हुए हैं कि जिसमें बच्चे की हिफाजत के बारे में, ये चीजों के बारे में बातचीत थी। दूसरी मैंने 4B का भी अमेंडमेंट जमा कराई थी। 4B ये है कि इन्होंने इसमें कहा था कि नकार रजिस्ट्रार है, जो नकार रजिस्ट्रार जो अंडर एज मैरिज नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं था। अब उसके पास कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, कौन सी ऐसा बैरोमीटर है कि जिससे वो चेक करे। वो तो वही मतलब कि जाहिर बात है कि अगर नकाहा मौलवी है, तो वो बच्ची को कहेगा ये 18 साल की है, तो 18 साल जैसे हो रहा है यहाँ पे। अब भी हमारी फोर्स कन्वर्जन में और अंडर एज मैरिज में हमारी बच्चियों के साथ तो यही हो रहा है। वो लिख देते हैं 18 साल की है, फिर अदालत किसी का वो बेफारम ही नहीं मानती, अदालत नादरा के डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानती। तो मैंने ये अमेंडमेंट कराई थी कि उसका कम से कम ID कार्ड जो है वो दोनों फ्रीकों का जरूर चेक होना चाहिए, ताकि जिसमें कम से कम एज डिटरमिन हो कि ये दोनों 18 साल के हैं। एक ये तीसरी अमेंडमेंट जो मैंने कराई थी वो वही थी 5A 5B, जो कि बलूचिस्तान, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, कि शादी को नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। मैंने उस पर बहस भी की है असेंबली फ्लोर पे, मेरी स्पीच भी बड़ी है कि मैंने कहा कि एक बुनियादी बात ही, एक स्टार्ट ही जिसका गलत है उसकी, क्योंकि अभी हालिया जो आईनी अदालत का फैसला आया है, उसमें जज ने लिखा है कि आप, ठीक है इसने जी अंडर एज मैरिज की है, ये इस पे साबित हो गई है, लेकिन आप इस पे FIR करा दें, लेकिन शादी बरकरार रहेगी। देखिए आप डकैती के सामान को, चाहे वो 4 साल पता ना चले, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये लीगल हो गया है। तो इसी तरह शादी अगर एक बुनियादी तौर पर हुई गलत है, अंडर एज मैरिज जब एक कानून गलत, गैर कानूनी शादी हुई था, उसको कैसे आईनी अदालत ने भी उसको कहा कि ऐसे होना चाहिए। तो एक मैंने ये 3 मैंने अमेंडमेंट जमा कराई थी। जो मेरी 2A थी, उसको वोटिंग के जरिए जो कानून का हिस्सा बना लिया गया। 4B जो थी ID कार्ड वाली थी, उसको उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि हम रूल्स में इसको शामिल कर लेंगे। तीसरी मेरी जो ये 5A 5B वाली थी, उसको स्पीकर साहब ने कहा कि आप फिल वक्त इसको विड्रॉ कर लें, हम बेहतर वक्त, क्योंकि अगर उस पर वोटिंग हो जाती तो वो किल हो जानी थी। लेकिन मुझे स्पीकर साहब की सपोर्ट से मुझे उन्होंने कहा कि आप ये विड्रॉ कर ले, ताकि दोबारा हम
जो है ब्रॉडर सेंस में इसको, हाउस की ब्रॉडर सेंस से इसको दोबारा लेकर आए। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मसीही रुकन के लिए और पंजाब असेंबली में किसी इस तरह के कानून में उनकी अमेंडमेंट को हिस्सा बना लेना, और वो भी गवर्नमेंट साइड से। आपको पता है कि नादिया चूंकि खुद कानूनदान है, आप भी समझते हैं कि गवर्नमेंट बिल में हमेशा ये होता है कि गवर्नमेंट के लोगों ने सिर्फ यस करना होता है, लेकिन मैं बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी डर के मैं उसमें अमेंडमेंट लेकर आया, और खुदा का शुक्र है कि हम फ्लोर पे इसको कम से कम इस हद तक हम कामयाब रहेंगे इसको शामिल कराने में भी, और कम से कम अगली दफा यकीन दहानी कराने में। थैंक यू, आपने हमें तफसील से बता दिया कि आपने जो प्रपोज्ड की थी 3 अमेंडमेंट्स, उसमें से एक को रूल्स में शामिल कर लिया गया और एक को जो कि चाइल्ड की वेलफेयर के हवाले से था, तो उसको 2A के तौर पे इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। अब जहाँ पे बात आती है चाइल्ड की, एक जो इस बिल के अंदर मैं समझती हूँ, जो अभी अमेंडमेंट प्रपोज्ड हुई है और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, सबसे अच्छी बात है कि चाइल्ड की जो मैरिज एज है, जो कि लड़कियों के बारे में तमाम सूबों में फ़र्क पाया जाता है, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, कि वो 18 साल कर दी गई है। ये भी एक अच्छा दाम है क्योंकि मेजॉरिटी एक्ट है, उसके अंदर भी 18 साल की। लेकिन एक चीज़ मेरी वो कि हम बात करते हैं कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्रिश्चियन माइनर गर्ल्स को, लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, जो कि मेरा मौक़िफ़ हमेशा ये रहा था कि हम हमेशा अपने जो मज़हबी कवानीन हैं, उसके अंदर रद्दो-बदल करने की कोशिश करते हैं कि हम सेव कर लेंगे लड़कियों को। लेकिन जिस तरह आपने इक़दाम किया कि जनरल लॉ के अंदर एक ऐसे अमेंडमेंट लाई जाए जो कि उसको ब्रॉडर सेंस में प्रोटेक्ट करेगी। तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, क्या इस तरह की अमेंडमेंट्स रोकथाम के लिए कारआमद होंगी? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दोहरा निज़ाम पाया जाता है। देखिए नादिया, आप हजारों केसेस देखती हैं। देखिए पाकिस्तान में कत्ल करने की सजा 302 है, कत्ल की फांसी की भी सजा है, लेकिन आप देखें कि रोज हजारों होते हैं कत्ल पाकिस्तान में। रोज आप अखबार उठा लें, सोशल मीडिया पे भी इसी तरह आप रेप की सजा सुन लें। ऐसा नहीं है कि कानून बनने से बिल्कुल जो है सब चीज खत्म हो जाती है, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। चले, हम तो एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री में रहते हैं, लेकिन सैमसन भाई यूके में रहते हैं, तो वहां भी क्राइम रेट जो है वो कोई थोड़ा नहीं है। देखिए कानून कानून बनते हैं एक रोड मैप के लिए, ठीक है, लेकिन बिल्कुल। उसका मतलब ये कतई नहीं होता कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप देखें कि अगर इसी तरह ही कानून तो हर चीज का कहीं ना कहीं मौजूद है। अगर मारिया शहबाज की बात कर लें, तो जब उसकी शादी हुई थी उस वक्त भी पंजाब में 16 साल की शादी का तो कानून मौजूद था, लेकिन वो तो 12 साल की थी। तो लेकिन इसके बावजूद देखें कि लेकिन एक हमें रुकावट है जिस चीज का एतराफ हमें करना चाहिए। आप देखें इस्लामाबाद टेरिटरी में है, इस्लामाबाद टेरिटरी में कानून मौजूद था, चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट मौजूद था, और एक बच्ची को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आपने शायद वो फैसला पढ़ा हो जज का, तो बिल्कुल। जज ने जनाब क्या किया, जज ने कहा कि जनाब देखें चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट जरूर मौजूद है, लेकिन शरीयत जो है वो मना नहीं करती। वो उसको शरीयत की तरफ ले गया। अब मेरा मतलब है कि हम बचेंगे कहाँ से? आप चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट भी ले आए, वो दूसरी तो आपकी जुडिशरी जो है उसको शरीयत की तरफ से टिल्ट करके ले जाएगी। तो इसलिए ये चारों तरफ जो है ना जी, वो चारों तरफ आपके जो है वो चारों तरफ लड़ना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट आने से या इस तरह की कोई चीजें करने से ये चीजें रुकेंगी नहीं। इसमें कमी वाकया हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये खत्म हो जाए। मैं एक और बता, अभी देखें आपकी जो आईनी अदालत है, उसने भी दादरा की किसी डॉक्यूमेंट्स को नहीं माना गया। आप हजारों केसेस करती हैं, आपके पास ऐसी हजारों चीजें हुई हैं जिनमें नादरा के डॉक्यूमेंट्स को माना ही नहीं जा रहा। मैंने अभी थोड़े दिनों में मेरी एक एडजर्नमेंट मोशन आ जाएगी असेंबली के अंदर, मैंने यही करवाई हुई है कि हमें बता दें, पाकिस्तानी मसीहों को ये बताया जाए कि आप ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ जाना हो तो आप नादरा का वेरीफाइड चीजें मांगते हैं, आप कहीं पासपोर्ट की तरफ नादरा की वेरीफाइड चीजें मांगते हैं। अदालत
ऐसी सूरत में नादरा का कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट तस्लीम ही नहीं करती। तो हमें बताया जाए हम किस मुल्क का लेकर आए डॉक्यूमेंट जिसको अदालत तस्लीम करे। ये मेरी थोड़े दिनों तक असेंबली में आ रही है एडजर्नल मोशन। इसमें मैंने जो नादरा का डीजी है उसको तलब किया हुआ है कि वो आके बताए कि आपके अगर डॉक्यूमेंट्स की कोई हैसियत नहीं है तो फिर हमें ये क्यों देते हैं बेफार्म, क्यों हमारे आईडी कार्ड बनाए हुए हैं। अगर हमारी बच्चियों उधर 12 साल की साबित भी हो जाती है तो उसको वो आगे भी भेज देते हैं। सर इसी बात से मेरी एक थोड़ी-सी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर भी थोड़ा काम कर दिया जाए। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं मारिया बीबी वाले केस की, तो उसमें एक मरीना जतोई का केस जो है 1967 का डिस्कस किया गया है, जो कि 1961 का मुस्लिम ऑर्डिनेंस जो था फैमिली लाइफ के ऊपर, उसका हवाला दे के 2 अगर क्रिश्चियन और मुस्लिम की शादी होगी तो उसमें डाइवोर्स का क्या तरीकाकार होगा। तो अगर आप एक इसी तरह की एक अमेंडमेंट फाइल करवा दें कि वो बात करे कि जब मैरिज का मामला आएगा तो आप देखा जाए, एक तो जनरल लॉ देख लिया जाए जहाँ पे आता है, क्योंकि डुअल डुअल सिस्टम है, मजहबी भी चल रहा है, शरई लॉ भी चल रहा है और स्टेट लॉ भी चल रहा है। तो वहाँ पे आप मजहब के मुताबिक ही उसको डिसाइड करें, क्योंकि अब जनरल लॉ तो बन गया है। लेकिन जब जनरल लॉ आ जाता है, मारिया बीबी वाला ही केस दे रहे हैं, तो वहाँ पे डिसाइड होता है शरई लॉ का, क्योंकि वो दोनों उस जजमेंट के अंदर जो मैं समझ सकी हूँ बीइंग अ वो लॉ के स्टूडेंट होते हुए, उन्होंने कहा कि दोनों का फिरका एक है, हो गया है इस्लाम कबूल करने के बाद, तो इस वजह से उसके ऊपर शरई लॉ लागू होगा। तो क्यों ना हम इस तरह काम किया जाए कि जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए रिलीजन की, तो वहाँ का पर्सनल लॉ उस लड़की जहाँ से या लड़का बिलोंग कर रहा है, उसको हम भी इनकॉर्पोरेट करवा सके कि इनकी जब भी एज डिटरमिन करेंगे या इनकी फैमिली लाइफ को डिटरमिन करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 35 जो है इंश्योर करता है कि आप फैमिली लाइफ को प्लस मैरिज को, चाइल्ड को और वुमेन को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। देखिए फिर हम देखिए नादिया, कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं ना वो तो बहुत सारी हैं। लेकिन बात ये है कि देखिए अभी भी हम किसी केस पे जब बात करते हैं ना तो आपके वकला ही हमें धमकियां लगाते हैं, जी आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया जनाब। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि पहले कहते हैं कि हमारे सियासी लोग खुल के बोलते नहीं, जब हम खुल के बोलते हैं तो फिर कहते हैं और तुसी जी कंटेम्प्ट कर दी थी। देखिए हमें इस बात से कतन डर नहीं है। आप देखिए बात सुने, आप केस जीत भी रहे होंगे ना तो जज जो है वो उसको घसीट के शरीयत की तरफ ले जाएगा, आप कहाँ जाएंगे फिर? ठीक है, इसलिए देखें कर रही हूँ आपसे कि हम उसमें अमेंडमेंट लेके आ जाएं कि जहाँ पे 2 लोगों के मज़हब की डिफरेंट मज़हब से ताल्लुक रखते हैं, तो वहाँ पे उनके अपने-अपने लॉज़ के मुताबिक डिटरमिन किया जाए। अगर हमारे लॉ के मुताबिक जो पहला अगर 1872 वाला शादी की एज देखी जाए, तो वो तो था 21 साल की एज। अब जो नया प्रपोज़्ड हुआ है, उसमें 18 साल हो गई है। चलें उस पे भी अब वो एक अलग डिस्कशन है। तो मैं कहती हूँ जो एग्जिस्टिंग अभी लॉ है उसके मुताबिक देखा जाए कि ये 21 साल की है या 18 साल की मिनिमम उसमें लिखा हुआ है एज, तो हम उसके मुताबिक डिसाइड करवा लें। दूसरा आगे मैं इसी के ऊपर ही आपसे चलती हूँ, क्योंकि हम डिस्कशन करते-करते हम जा रहे हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है वो 54% जो है वो यूथ पे डिपेंड करती है। तो हम अगर बीइंग अ क्रिश्चियन अपनी कम्युनिटी को सेव करने के लिए आप जैसे जो हमारे नुमाइंदगान हैं, वो असेंबली में बैठे हुए हैं, अगर वो इफेक्टिव लेजिस्लेशन करवाएँगे, क्योंकि पिछले जब से पाकिस्तान बना है, क्रिश्चियन मिनॉरिटी के ऊपर लेजिस्लेशन का काफ़ी फुकदान रहा है। ना ही उनमें अमेंडमेंट्स आई हैं, ना ही नई कानून साज़ी हुई है। तो आपके चले, थ्रू जो आप तो आ रहा है अप्रिशिएट करें, आप तो आ गई है। मैं इसी वजह से कह रही हूँ जो भी आ रहा है मैं उसको एप्रिशिएट कर रही हूँ कि एटलीस्ट हम उस दौड़ में शामिल तो हो गए। लेकिन ये है कि एक उसकी दुरुस्त एक एक तस्दीक भी करवाने वाली बात। एक जो हमारी सोसाइटी में अभाम है ना, हम हुँ, आजकल बड़ी डिस्कस चल रही है कि हमारे जो 1872 वाला जो पर्सनल लॉज है, क्रिश्चियन पर्सनल, उन पे बात चल रही है जी। उस वक्त एक शख्स जो था वो क्रिश्चियन होना चाहिए, दूसरा जो मर्जी हो। देखिए जिन लोगों ने चर्च हिस्ट्री नहीं ना पढ़ी वो इस तरह की बातें बिल्कुल, जरूर करते हैं। देखिए चर्च हिस्ट्री को पढ़े और वहां उस वक्त के सियाको सबाक को पढ़े। आप चर्च हिस्ट्री को पढ़ें कि देखिए वहां उस वक्त मिशनरी जो थे वो
वो तो यहाँ पे पूरे खित्ते को क्रिश्चियन करने आए थे। तो ये चिक उन्होंने गोरे को पागल नहीं है कि वो जिन्होंने देखे सारी सारी दुनिया पे रूल किया है, उन्होंने ये इसलिए बनाई थी कि एक शख्स अगर क्रिश्चियन होगा तो दूसरा जिसको जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसका रिलीजन कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस कंटेक्स्ट में जाए तो आपको पता चलता है। दूसरी बात जो 5 बजे की शादी वाली है। आपकी आपकी बात काटती हूँ। हम्म, लेकिन जो मैंने इसमें लॉ की बैकग्राउंड को थोड़ा सा जानते हुए कुछ नॉलेज अपने सीनियर से भी लिया और कुछ किताबों से भी, जहाँ पे बात आती है ना कि एक होना चाहिए। अब वहां पे वर्ड कुछ जगहों पे नेटिव क्रिश्चियन भी लिखा हुआ है कि जी। यहाँ का रहने वाला हो। फिर हम्म, कैथोलिक चर्च के अंदर या मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस का भी जिक्र है उसमें। 7 जो मैरिज वो किए हुए थे, शेड्यूल ऐड किए हुए थे पुराने एक्ट के अंदर। हम्म। तो शेड्यूल्स के अंदर वो रिकॉग्नाइज्ड चर्च थे। वो रिकॉग्नाइज्ड चर्च जो हैं वो दूसरे को अपने फेथ के मुताबिक वो कंसीडर प्रॉपर नहीं करते थे। अब कैथोलिक की अगर मिसाल लें तो पंजाब के अंदर तो मैं नहीं इसकी कोई भी मिसाल देती, लेकिन लॉ तो कहता है कि जब भी कोई एक फेथ का दूसरे फेथ के अंदर हो के वो दोनों क्रिश्चियन हैं, शादी करेंगे तो उसको उसकी रस्मात को अपना कर, उसको ओन करके और उसकी टीचिंग्स को ओन करके फिर वो निकाह होता है। जैसे कि अभी भी कराची के अंदर प्रैक्टिस है कि अगर कैथोलिक के साथ किसी नॉन कैथोलिक ने शादी करनी है तो पहले उनका 3 महीने का कोर्स या 6 महीने का कोर्स होता है। वो प्रॉपर वो उसको अंदर जाते हैं, फिर वो हाँ जी, सीखते हैं मैं थोड़ी सी फिर मैं चूंकि मेरी बैकग्राउंड कैथोलिक चर्च से है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले ये पकारों का सिस्टम होता है। ठीक है, बिल्कुल ये पहले 4 जो पकारें दी जाती हैं और ये इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। मैं समझता हूँ कि ये इसमें देखें कोई इब्हाम ही नहीं रह जाता। और उसके अलावा देखें कोई फेथ दूसरे फेथ के साथ उसकी बकायदा चिट्ठी आती थी। सैमसन भाई को पता है कि वो चिट्ठी जितनी देर तक, कई दफा बहुत सारी बरातें जो है वो 6-6 घंटे इंतजार करती थी कि वो कहते थे कि अपने वहां के प्रीस्ट से चिट्ठी लेकर आए। तो देखिए अगली बात जो करते हैं जी 5 बजे वाली, तो भाई उस वक्त तो जहाँ पे प्रीस्ट तो बहुत कम थे, तो उस वक्त बहुत सारे तो शादियां जो मजिस्ट्रेट करते थे तो उनके ऑफिस तो 5 बजे के बाद क्लोज हो जाते सर इसके अंदर भी मैं ऐड करती जाऊँ क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ने का रिवाज थोड़ा सा थे। कम है। तो वहाँ पे इसलिए ना वो हम exemption सुनी सुनाई बातों को बना हाँ, के तो इतना ज्यादा हुआ बना दिया है। ऐड देखिए करती मैं जाऊँ। सर एक मिनट, एग्जम्पशन लिखी हुई है कैथोलिक चर्च जो कि वो रिकॉग्नाइज वो 7 डिनोमिनेशंस है उनके अलावा लिखा हुआ है। हम्म, जिसने भी करना है वो उस टाइम फ्रेम के अंदर करेगा। तो हम तो खुद अपने लॉ से काफी ज्यादा दूर है, हम बात कर देते हैं। एक ने कहा जी, वो मिसाल तो कि कुत्ता कान ले गया, हम कान को नहीं देखते, कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और तो दूसरी जरूरत नहीं। और दूसरी बात नादिया, इसमें देखें जो 80 इसकी जो क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है इसकी 86 के करीब इतनी है इसकी सेक्शन इतने हैं इसके। जी बिल्कुल, 86 से अब 42 इंट्रोड्यूस करवाएंगे टोटल, नहीं यानी जो वो देखे सेग्रीगेशन ना है। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए हम्म, कि जो ये 86 उसकी जो सेक्शन है ना, ये सारे एक फैमिली एक खानदानी चीजों से जुड़े हुए हैं। आप देखें कि हमारा बुनियादी तौर पर समझने की जरूरत ये है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारा सैक्रामेंट है। ठीक है, बिल्कुल और सैक्रामेंट के बाद जो एक जब हमारे 2 फैमिलियों के दरमियान सैक्रामेंट होता है, शादी सलमनाइज होती है, तो उसके बाद एक अदारा वजूद में आता है और उसका नाम खानदान होता है। और वही खानदानी जिंदगी जो है ना, बाइबल भी पूरी उसको सपोर्ट करती है और हमारा चर्च भी सपोर्ट करता है। सर मैं इस पे तो ऑलरेडी मेरा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप एक पर्सनल लॉ चेंज कर रहे हैं, हम्म, उस चेंज कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पे। अब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स तो सारी जो जितनी भी रिलीजन है उन सबके लिए एक जैसा है। तो वाई कि हर दफा चेंजेस जो हैं वो हमें अपने ही क्रिश्चियन लॉज के अंदर क्यों लेके आने पड़ते हैं? हम बाइबल के साथ उसको अलाइन करके ऑलरेडी बहुत अच्छा जो कि 1872 का कानून है वो डिजाइन किया हुआ है। कुछ अगर कबाहतें हैं तो उसको अच्छा, रेक्टिफाई किया एक मेरा आपसे जाए। एक क्वेश्चन आपसे बीइंग
जो लॉयर, चूंकि आप कानून को समझते हैं, कि जब स्टेट लॉ हो तो पर्सनल लॉज आपके प्रिवेल करते हैं। बिल्कुल प्रिवेल करते हैं। स्पेशल लॉ हमेशा जनरल लॉ पे प्रिवेल करेगा। ठीक है, ये एक बात है। आप देखें कि जब आप आपका स्टेट लॉ बन गया है 18 साल का, तो उसमें आपकी पर्सनल लॉज में अगर कम भी है एज, तो वो तो स्टेट लॉ को फॉलो करेंगे। नहीं सर, कम नहीं है। इसमें मैंने ऑलरेडी भी काफी दफा अपने फेसबुक के वॉल पे भी लगाया कि हम एक ऐसी अजीम कौम है जिसने अपनी 21 साल की शादी के एज को 18 करके कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। चलिए, अच्छा ये अच्छा, ये हमारे यहाँ तो चले लड़का ये और मेरे लिए अ, जी, दो लड़का और लड़की दोनों के लिए 21 साल लिखा हुआ है। नहीं तो ये जो अफवाहें डाई जा रही है 13 साल थी चर्च की, ये किसने अफवाह डाली? ये जो है कुछ हमारे सोशल एक्टिविस्ट थे, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स थे। सेक्शन 19 के अंदर लिखा हुआ था, जिसके ऊपर जजमेंट भी आई थी उसकी, नसरीन बीबी वर्सेस एएसजे। अच्छा उसके अंदर लिखा हुआ था कि उसका जो पहला क्लॉज है कि अगर लड़की और लड़का उनकी एज कम है तो उस सूरत में उनको वली की शादी, जो इस्लाम के अंदर है कॉन्सेप्ट उसका ऑल्टरनेट, और जो हमारे यहाँ उसका कॉन्सेप्ट उसमें लिखा हुआ है गार्डियन। गार्डियन नहीं, फिर उसके यानी फादर नहीं है तो फिर गार्डियन, गार्डियन नहीं है तो फिर मदर, अगर नहीं है तो फिर 18 ईयर कम से कम शादी की उम्र होगी। और जो सेक्शन 60 की बात करते हैं वो रजिस्ट्रेशन क्लॉजेस थी, उसमें लिखा हुआ है कि अगर उनकी एज ये है और ये सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो निकाह रजिस्टर नहीं होगा। लेकिन उसके साथ ही उसके सेकंड क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है, इस सूरत में कि अगर वो 19 की क्लॉजेस पूरी नहीं कर रहा जो रिक्वायरमेंट है तो फिर 18 साल होगी। तो हमने 18 को यानी 13 वाले को 18 करवा लिया, उसी के अगला क्लॉज पढ़ा नहीं है, तो उसमें लाइल्मी किन की है? कानून तो ऑलरेडी वाजिया था। हम्म हमने अमेंडमेंट करवाई और वो भी हमने इस्लामाबाद की हद तक अमेंडमेंट करवाई। हमें हर जगह पे उसको ऑल पाकिस्तान करवाना था। फिर बात वही आ जाती है कि हमने सेक्शन आगे के जो सेक्शन थे उनको पढ़ा ही नहीं। वो तो बात एक जब मजबूरी है ना, वो तो 18 अमेंडमेंट की वजह से मजबूरी है ना, कि वो जी, सूबों के पास अख्तियार है तो वो लॉ मेकिंग कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल। जब ये आ रही थी ना बात 13 साल की कि उसका गार्डियन या उनकी जरूरत है कि वो या करीब मर्ग हैं या उसमें वो शादी कर सकते हैं, तो मैंने इटली, इंग्लैंड, मतलब यूके का लॉ सारा देखा है, वो कहाँ कंप्रोमाइज होने नहीं देते। उसको एक स्टेट लॉ को उसी में उन्होंने कर लिया है कि वो कहाँ भी कंप्रोमाइज, ये छोटी एज कंप्रोमाइज है ही नहीं कहीं सर भी। देखिएगा देखिएगा, यहाँ पे भी जी। अब आपके यूके के अंदर भी शरई अदालतें बन चुकी हुई हैं, वहां पे भी शरई लॉ के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। और नहीं, उससे एक नहीं, काफी मैंने अभी तक सर मेरे, मेरी ये डिस्कशन हुई देखे मेरे है। सामने अभी तक लो कोई, जी, आपको चैलेंज है नादिया का है, वहां पे शरीयत नहीं, अदालतें नहीं, नहीं, खुल गई वहाँ पे, हैं। नहीं, सर मैं इनको कई दफा लॉ बता देखिए। चुका हूँ। ये देखिए, हम्म, मैं एक मिनट मेरी बात सुन ले। जब ये बात हो रही थी, सरवर चौधरी थे, वो गवर्नर थे, उन्होंने एक बात यही की थी कि स्कॉटलैंड में लड़की ने शादी कर ली थी इसके साथ, सिख के साथ या हिंदू लड़के के साथ, उसकी एज छोटी थी, उसको वापस स्टेट ने किया था, उन्होंने सर ये केस लड़ा था। पाकिस्तान के अंदर भी अगर हिंदुओं की लड़कियां गई है ना, वो माइनर थी, तो वो फिर भी वापस आ जाती हैं। इस तरह की मिसालें ना अच्छा, दे, वो मैकेनिज्म नहीं, फर्क है। ये एक ना बहस जो निकल स्टेट जाएगी। का बिहेवियर जो है कम्युनिटी हम्म, टू कम्युनिटी वेरी करता है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए इस तरह की मिसालें कायम ना दें। अगर इस तरह की मिसाल दे रहे हैं तो अगर आरजू राज देखिए अब जो उसको ये देखिए ना, दुआ जो बात लोग सुनिए सर। कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं, ठीक है, कि सिखों की बच्चियां वापस आ जाती हैं, हिंदुओं की बच्चियां आ जाती, देखिए मेरे अपने 4 साल दौर में सिखों की 2 बच्चियां गई हैं, ठीक है, दोनों ही वापस नहीं आई। सर मैं उस पे बोलती हूँ कि कोर्ट वही कोर्ट था जिसने वो दुआ ज़ारा के ऊपर उसको वापस कर दिया था, उसके वालिदैन की फाइट के ऊपर। अब वही कोर्ट हैं जिन्होंने जो मरियम वो है मारिया बीबी है, उसको इस वजह से शेल्टर दे दिया क्योंकि वो अहले किताब है। लॉ एग्जिस्ट करता था, ऑलरेडी था सारा कुछ। बस इसको मैं नहीं समझती कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स का कोई एजेंडा था कि 1 महीने बाद इस वाली चीज को हाईलाइट करके एक प्रॉपर मिनोरिटी को उसके जो रिलीजियस
फीलिंग्स थी या उनकी डिग्निटी को हर्ट करने के लिए उसको प्रोपोगेट किया गया। ऑलरेडी काफ़ी सारी जजमेंट्स थी। हाँ, स्टेट का जो बिहेवियर है वो क्रिश्चियंस के साथ थोड़ा-सा फ़र्क आता है बानिस्बत दूसरी माइनॉरिटीज़ का। वो अब स्टेट पॉलिसी है या जो भी है, वो तो हम बेहतर नहीं बता सकते। आप ही उस पे थोड़ा-सा कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरे क्वेश्चन्स की बात आती है, क्योंकि हम अब डाइवर्ट हो गए हुए हैं अपने टॉपिक से, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट से। तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के अंदर जो हालिया तब्दीलियाँ आ गई हैं, जो कि इम्प्लीमेंट भी हो जाएँगी, उसके तनाज़ुर में क्या पंजाब के अंदर होने वाली ज़्यादतियाँ जो कि माइनॉरिटीज़ के साथ हो रही हैं, उनकी बच्चियाँ अगवा होके, बात हो रही थी नादरा के रिकॉर्ड की। चलें, ये एक अच्छी आपने खबर दी कि उसको रूल्स में शामिल कर लिया जाएगा। तो क्या नादरा बोगस बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना के देता? जो कि हमें मारिया बीबी के केस में भी मिला कि जो लड़की के जिसने उसको अगवा किया था, अबडक्टर था, उसने सबसे पहले उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। वालिदैन ने सर, बाद में आपने बनवाया। आपने सवाल किया, मैं अब जवाब दे दूं इसका। आपका हुँ। सवाल है कि क्या ये रुक जाएगा सब कुछ? सर, मैं रुकने की तो बात नहीं कहती, मैं कहती हूँ कि क्या ये इफेक्टिवली हमें प्रोटेक्ट करने में मददगार साबित होगा? देखिए, मैं बिल्कुल जो है ना जी, बिल्कुल अपनी बिल्कुल क्लियर जो है ना ट्रांसपेरेंस राय दूँ ना, तो मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह देखिए, हुँ, मैं खुलेआम बात करना चाहता हूँ। देखिए, अदालत का रवैया क्रिश्चियन बच्चियों के साथ मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल। मुस्लिम बच्चियों के साथ मुख्तलिफ होता है। ये हमने हर केस में देखे, हमने आरज़ू राजा में देख लिया, हमारी दुआ दुआ बच्ची थी जो उसके पेरेंट्स को देखें वो कैसे उन्होंने दिया। इसके अलावा और बहुत सारी बच्चियाँ हमारे पास बहुत सारी देखें, तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये जो है ना बात, इसको हम किस तरह लें, हम किस कैसे हम ए अगर हुकूमत जो है वो हमारी बेहतरी के लिए कानून बना देती है, तो अदालत कोई और रास्ता अख्तियार कर लेती है। तो ये एक दूसरी बात है कि आज भी एक केस जो हुआ है मुगलपुरे में, सैमसन भाई को पता है जी उसका। तो मुगल वो देखें, जी वो बच्ची ने जाके स्टेटमेंट दे दी है 164 की कि मैं मुस्लिम हो गई हूँ। तो वो अब अदालत ने उसको ये नहीं देखे, हालाँकि देखें, जज के पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन्स होते हैं ना कि वो उसको जैसे आईनी अदालत के फैसले में जज के पास बहुत वाइडर किस्म के क्वेश्चन थे। वो उसकी एज डिटरमिन के लिए उसका मेडिकल करा सकता था। वो उसको दारुल अमान भेज सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, इसने अपने खावंद के साथ ही जाना है। तो ये मैं देखिए चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट पास तो हो गया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत कोई बड़ी जो है इसमें देखिए हमारी बच्चियों के लिए जो है ना वो मुश्किलात ज़रूर रहेंगी। एक मियाँ चन्नू का किस्सा हुआ, सिर्फ 3 महीने का फ़र्क था उसके 18 साल की होने में। तो हाँ जी, उसके तो निकाह करने वाला था, गवाहों को भी अंदर भेज दिया जी, अदालत जी, ने। बिल्कुल इसी तो तरह जो ये इसीलिए देखें जी, जहाँ पे शरीयत आ जाती है ना, वहाँ पे हम फारिग हो जाते हैं। नहीं, नादिया एक को मेरे पता है? हाँ जी, बिल्कुल। सर, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि 164 के बयान के अंदर जब हम कराते हैं अगवा की एफआईआर, हुँ। अब कोर्ट ने या इसको ज़बरदस्ती किसी ने बंद रखा हुआ अपने पास, तो कोर्ट के पास तो ऑलरेडी लिमिटेड स्कोप है। उसने पूछना कि हाँ भई बच्ची, तुम्हें इसे ज़बरदस्ती रखा है कि नहीं? अब वो बच्ची कह देगी नहीं जी, मैंने अपनी मर्ज़ी से इसके साथ रह रही हूँ, मैंने इसके साथ शादी कर ली है। अब आप 2 एग्ज़ाम्पल कोट कर रहे हैं, एक करंट वाली और एक प्रीवियस जो है मारिया बीबी वाली। मारिया बीबी में आके उसने बयान दे दिया कि मैं साथ में कन्वर्ट हो गई हूँ। अब इस्लाम के अंदर जो है कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो तो कलमा ही पढ़ना है ना। तो कलमा तो कोई भी पढ़ के सुना देगा, तो वो तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। अब बात होती है अगर उस वाली बच्ची की, और उस बच्ची ने अगर कहा है अपने बयान जो वहाँ पे वो मुकर गई है। क्योंकि आप देखिए कि बच्चियाँ भी तो वहाँ पे जाके, कुछ बच्चियाँ होती हैं वो उस पे कायम रहती हैं, कुछ साथ ही अपना बयान बदल जाती हैं, मालदेन देखिए के खिलाफ हो जो जाती हैं। देखें नादिया कानून में ना देखें एक मशहूर आप भी देखिएगा पीएलडी में एक मशहूर केस था आसमा जहांगीर वर्सेस मीना कुमारी सुप्रीम कोर्ट में। हुँ, तो उसमें
एक वर्डिक्ट आई थी कि आप पर्सनल प्लेजर के लिए रिलीजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ देखे उसका ऐसे बहुत से केसेस हैं। आप आसिया बीबी के भी केस में देख लें, दूसरे केसेस हैं जिन पे मौजूद है चीजें। आसिया बीबी के केस में उन्होंने कहा था कि जो गवाह है उनको सजाएं दी जाएंगी। किधर हुई है जनाब? किसी को सजा हुई है? इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हैं बहुत क्या ज्यादा। यही मैं कहता हूँ ना कि देखिए बुनियादी बात यही है कि ऐसी जजेस ने बहुत ज्यादा वर्डिक्ट दी हैं, लेकिन वो किसी कानून का हिस्सा नहीं, वो यहाँ पे पेश ही नहीं हो सकती। नहीं से सर नहीं अब जज। पीपीसी के अंदर भी तो अमेंडमेंट हुई ना, 498 सेक्शन है अगर मैं गलत नहीं हूँ। अब मैंने और सर कैम्सन सैमसन साहब ने कभी प्रोग्राम भी इस पे किया था, फोर्स मैरिज की। अब एक कंप्लेन ही हम सिर्फ अगवा की कर रहे हैं, हम कंप्लेन ही नहीं कर रहे कि फोर्स मैरिज हुई है, तो फिर हमें कैसे उसकी दाद रस्सी मिलेगी? अब प्लेजर की आप बात करें कि उसके मुताबिक अगर शादी हुई है, अब आप हम बात करते हैं सिर्फ शादियों की हद तक। मैंने तो शादियों के बाद वाली भी लड़कियां देखी हैं, उसको 3 महीने या 6 महीने के बाद बोल देते हैं कि तू, एक वो लकब हमारे लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप वो खानदान की है, ना बच्चे को दूध पिला सकती हैं, ना खाने को हाथ लगा सकती, ना बर्तनों को हाथ लगा सकती हैं। तो इस तरह की भी मिसालें हैं। वो लेकिन इस तरह बात मसाले, वो इसलिए हाँ, मसाले हैं कि हम देखें, हम थोड़ी सी, हमें भी थोड़ा सा ना जी, हमें भी थोड़ा सा डिवीजन करनी पड़ेगी फोर्स कन्वर्जन में और लव मैरिज में। ठीक है, हम देखिए अब लव मैरिज में भी बाप आके कहता है तो वो भी FIR तो गवाह की होती है। जी तो जब बिल्कुल। गवाह की होती है तो वो जाके जनाब 164 की स्टेटमेंट दे देती है, बस सब फारग हो जाते हैं। तो हम हर शादी को कतन फोर्स मैरिज साबित नहीं कर सके करते थे, यही वजह है। तो लड़की जो है वो साथ में कोऑपरेट करे, जी तब हाँ तक जी, हम यही। साबित नहीं कर हाँ जी सकते। बिल्कुल, देखें अभी एक हमने एक केस में अभी एक हड़प्पे का केस था। तो उसमें वो बच्ची ने, जो ही उन्होंने आकर उससे बच्ची को मोबाइल से राब्ता किया, तो उसने सारी चीजें अपने भाई को बता दी। भाई को बता दी तो एक दिन वो बच्ची को उठाने आ गए। तो जो ही मेरे साथ राब्ता हुआ, हमने FIR करा के उन लड़कों को उठवा दिया। तो जो बच्चियां तो अपने पेरेंट्स के साथ खुल्लम खुल्ला इस तरह की बातें बता देती हैं, तो वो तो बच जाती हैं। जो बेचारी खामोश रह के उनकी हर बात मानती हैं, तो वो फिर जाहिर बात है उनके ट्रैप में आ जाती हैं। अच्छा, एक हम बात में बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ। हम बात करें चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट की, तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के अंदर जैसे कि आपने खुद भी ज़िक्र किया, बलूचिस्तान जैसी अमेंडमेंट को आपने कहा कि वो मैंने प्रपोज़ की थी, तो लेकिन उसको कहा है कि किसी प्रॉपर मैकेनिज़्म के साथ दोबारा से हम इसको असेंबली में पेश करेंगे। तो क्या वो हम उसमें कामयाब हो जाएँगे कि इस तरह की शादियाँ जो कम उम्री की जो हो जाती हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स जाली बन जाएँ या किसी भी मैकेनिज़्म के थ्रू या मज़हब के आड़ में, तो क्या हम उसको नल एंड वाइड करवाने वाली ये जो तरमीम है, उसको लाने में कामयाब होंगे फ्यूचर में? देखिए पहली बात ये है कि चूंकि हम वहाँ पे ऑन ग्राउंड थे, जी, जी, तो बिल्कुल। आपने उज़मा बुखारी साहबा की स्पीच सुनी होगी। बिल्कुल सुनी है। वो स्पीच जो है वो बहुत सारे वाकयात के बाद स्पीच है। और वो बिल्कुल। उनकी जो है वो, जैसे पंजाबी नहीं कहती, जो हीर होगी ना, तो फिर उन्होंने ये स्पीच की। आप देखें कि इसी में भी, ये एज के सिलसिले में भी, चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट पास होने में भी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे बहुत सारी MP ने खड़े होकर उधर उन्होंने कहा कि जी नहीं जी, ये तो इस्लाम के खिलाफ है ये बात। आप एक बात पर अगर 16 साल की या 14 साल की बच्ची को की शादी करना चाहता है, तो आप उसको क्यों पाबंद कर रहे हैं? ये इस तरह उन्होंने इतनी बातें की, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी बातें की कि ये मैं समझता हूँ कि उस्मा बुखारी साहबा की ये स्पीच जो है, ये उन्होंने उसके बाद, यानी कि जब बहुत वो खप गई ना, तो फिर उन्होंने ये स्पीच की। उस वक्त जो हाउस का माहौल था ना, वो बड़ा टेंस हो चुका था। और ऐसे टेंस माहौल में 5A 5B कतन तौर पर पास नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो उस सूरत हाल में मुझे स्पीकर साहब ने भी कहा कि मैं आपसे कहता हूं कि आप ये देखें, अभी अगर इस पे वोटिंग होगी तो ये किल हो जाएगी, इसलिए आप इसको विड्रा कर लें ताकि हम बाद में इसको
हाउस की कंसेंस के साथ इसको जो है ना दोबारा लेकर आएंगे। तो यकीनी तौर पर ये जो ही गवर्नर साहब इस पे सिग्नेचर कर देते हैं, तो खुदा के फजल से हम अपनी अमेंडमेंट दोबारा इसको मूव करें। थैंक यू सर। यानी आप हमें बता रहे हैं कि अभी जो कि रोशन ख्याल पाकिस्तानी नहीं है वो नहीं इस कोई, दौर में ना ना ना, आप ये ना कहें। मैं आपको यकीन करें, चूंकि गवर्नमेंट का बिजनेस था ये, इसको हर सूरत पास होना था। लेकिन अगर आप हौस की सेंस लें ना, तो हौस में अपोजिशन भी और गवर्नमेंट साइड भी, ठीक है, इनके बहुत सारे लोग, अगर मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का बिजनेस रहना होता, ये कभी पास नहीं हो सकती थी। ये मैं आपको सीधी सी बात बताऊं। जी, बिल्कुल सर, मैं उसी में आ रही थी कि ये मसला सिर्फ़ हमारा नहीं रह गया, बल्कि ये आग जो चिंगारी हमारी घरों से उठी थी, वो दूसरों के भी घरों तक पहुँच चुकी हुई है। इसलिए ज़रूरत है कि यकसां तौर पर लेजिस्लेशन की जा सके ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकें, वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हों। जी बिल्कुल ठीक है जी। जी, तो सर जी। अगला जो हम बात कर रहे हैं मैरिज की ही, तो क्या आने वाले टाइम में हम मैरिज का जो एक मुक़द्दस अमल था, जिसमें आप 2 फैमिलीज़ को आपस में मिलाते थे, उसका एक मैकेनिज़्म दिया गया था लॉ के अंदर। क्योंकि हम क्रिश्चियन चैनल है, क्रिश्चियन सब हैं, तो उस मैकेनिज़्म के साथ जो अभी कुछ चीज़ें निकाल के सुपरसीड की जा रही हैं और एक रोड से सीधा किया जा रहा है, जिसमें पोलोगैमी यानी एक से ज़्यादा शादियों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, जो कि क्रिश्चियन नज़रिए के बिल्कुल ऑपोज़िट है। फिर शादी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, जो कि ख़ामियाँ थी, उसमें भी नया लॉ, क्योंकि असेंबली में आप बैठे हुए हैं, प्रेज़ेंट करने वाला भी हमारा ही एक मसीही सियासी रहनुमा है। तो आप उस पे अपनी क्या राय देते हैं? क्योंकि हम जब अपनी बच्चियों को दूसरों से बचा रहे हैं, तो हम साथ-साथ एक ऐसी एनवायरनमेंट भी पैदा कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी बच्चियाँ जो हैं, वो एक ऐसे बंधन में भी बंध जाएँगी, जहाँ पे पता नहीं कि उस शख्स की या उस बच्ची की कितनी दफ़ा शादी हो चुकी हुई है। देखिए नादिया, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये जो हमारे पर्सनल लॉज़ हैं ना, इनके स्टेक होल्डर चर्च है। तो मेरा ख़्याल है ज़ाती तौर पे, देखिए हम सियासी लोग हैं, हुँ, मैं कोई थियोलॉजियन तो नहीं हूँ, ना मैं बाइबल के बारे में बहुत ज़्यादा समझता हूँ। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि हमें जो हमारे चर्च है, जो हमारे, क्योंकि वही स्टेक होल्डर है इसका, तो उनको को ही इसमें शामिल करना चाहिए, उनकी राय के बगैर कोई कानून पास नहीं कराना चाहिए। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है, क्योंकि देखें, हम इस तरह के कवानीन जो है ना जी, वो पास कराने में भी जो है, अभी भी देखें कि हमारे बहुत सारे जो चर्चेज़ हैं, उन्होंने मिलकर कहा है कि हम इस तरह के किसी, क्योंकि आपने देखिए, जब आपने 86 से 46 सेक्शन आपने निकाल दिए हैं बगैर किसी मशावरत के, तो अब देखें, अब हमारे जो वही दोस्त हैं, वो अब चर्चेज़ के पास जा रहे हैं। लेकिन ये अमल अगर पहले हो जाता, देखिए मशावरती अमल हमेशा पहले होता है, बाद वाला मशावरती अमल नहीं होता, वो तो ऐसे ही जो है वो फेस सेविंग होता है। तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि बेहतर ये होता कि हमारे सारे स्टेक होल्डर्स, जितने मेन स्ट्रीम चर्च है और दूसरे चर्चेज़ हैं, हमारे थियोलॉजियन सब मिल के बैठ के, क्योंकि ये एक, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अहम जो है वो लॉ मेकिंग है, और ये और सेंसिटिव भी है। आप देखें कि हमें थोड़ा-सा अपने आस-पड़ोस में हमारे मुस्लिम भाइयों से सीखना चाहिए कि वो इस तरह की मज़हबी चीज़ें हों तो उसको बड़ा, देखिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जो है, उस पे बहुत स्टैंड लेती है। तो हमें भी थोड़ा-सा इस पे समझने की ज़रूरत है कि हमें ऐसे खुद जो है वो मुफक्कर या दानिशवर बनने नहीं चाहिए, बल्कि अपने जो मेन स्ट्रीम चर्चेज़ हैं और जो हमारे थियोलॉजियंस हैं, हमारे जो बाइबल के बहुत बड़े उस्ताद हैं, उनको साथ मिलाना चाहिए, ताकि वो, उनकी रोशनी में हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकें। ठीक है। अच्छा, मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी की अमेंडमेंट जो अभी एक्सेप्ट हो चुकी हुई है और आने वाले जो नया गज़ट है उसमें वो प्रूफ होके आएगी, छप जाएगी। यानी आप सेक्शन 2A की बात करते हैं। सेक्शन 2A के मुताबिक बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, यानी आपके चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए उसको देखा जाएगा, उसका बैकग्राउंड सारा कुछ चेक किया जाएगा जब भी
कोई भी इशू क्रिएट होगा माइनर मैरिज के बारे में, तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि चाइल्ड जो है वो डिसीजन मेकर नहीं हो सकता इस एज में। अब उसका नेचुरल गार्डियन भी अवेलेबल है, तो स्टेट को क्यों नहीं इन्फोर्समेंट के अंदर या रूल्स के अंदर तजवीज़ दी जाती कि कोर्ट ऑर्डर कर देते हैं कि बच्ची को माँ के साथ या बाप के साथ नहीं जाना चाह रही, तो हम इसको दारुल उमान भेज देते हैं। यानी इनडायरेक्टली महीना 2 महीने वो बच्ची उधर रहेगी, तो फिर आके ये जो नया शौहर जो उसको बालिग कर रहा है, वो ले जा सकते हैं। क्योंकि लड़की इतनी हद तक ब्रेन वॉश हो चुकी होती है, वहाँ पे भी आपको मैकेनिज़्म पता है कि वहाँ पे सारा अमला जो है, ख़ास एक कम्युनिटी से रखता है। वहाँ पे रिलिजियस टीचर की भी पोस्ट अवेलेबल है कि अगर एक बच्ची अदर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रख रही है या बच्चा रख रहा है, दारुल उमान में आ रहा है, तो उसके लिए वो स्पेसिफिक रिलिजन का एक मुअल्लिम होना चाहिए, जो कि उसको उस मज़हब के बारे में टीचिंग दे। लेकिन वो भी बदकिस्मती से काफ़ी अरसे से जो सीट्स हैं वो रायगा जाती हैं, जिसके नतीजे में हमारी बच्चियाँ जो हैं वो दारुल अमान का रास्ता अपनाकर उनको बैक डोर से वापस उन्हीं लोगों के पास भेज दिया जाता है। तो क्या ये जो नई आने वाले रूल्स हैं या अमेंडमेंट्स हैं, उसमें इंश्योर किया जाएगा कि जो लीगल गार्डियंस हैं, जो उसके असल हकीकी वालिदैन हैं, बच्चे को या बच्ची को उसके हवाले किया जाए, ना कि वो जो कि क्लेम कर रहे हैं कि ये बालिग हो गई है। और अगर कहीं ऐज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए क्या मैकेनिज़्म रखा गया है कि गवर्नमेंट क्या-क्या स्टेप लेगी? ठीक है, आपने नादरा के ऊपर तो बात कर ली, जो कि उन्होंने कहा रूल्स के अंदर शामिल कर दिया। अब तो वो देखिए वो हमारी कोशिश तो है कि हमने देखें ये आपको भी पता है कि ये भी बड़ी अहम अमेंडमेंट है जो कि हमने इसमें शामिल करवाई है। तो ये अमेंडमेंट भी बड़ी अहम है, लेकिन इसमें हम कोशिश करेंगे कि रूल्स में कुछ इस तरह की चीज़ ऐड करने की जिसमें कम से कम हमारी जो क्रिश्चियन बच्चियाँ हैं, उनके लिए भी कोई फ़ायदा आ जाए। ख़ास तौर पर ये बच्चे की हवालगी से मतल्लिक जो बात है ना, इसको मैं बड़ा थोड़ा-सा सीरियस लेता हूँ कि ये जो दारुल उमान वाली प्रैक्टिस है, इसको हम चाहते हैं कि ये थोड़ा-सा जो है ना ट्रांसपेरेंसी इसमें आ जाए क्योंकि मुझे पता है कि हमने बहुत दफ़ा जाके चीज़ों को देखा है, तो दारुल उमान में जो होता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जी, बिल्कुल। तो ये है कि वहाँ पे एक टीचर की भी पोस्ट क्रिएट है कि वो ख़ास स्पेसिफ़िक मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती हो या मज़हब से रखती होगी, तो वो उसको आके टीचिंग्स देगा। वो इंश्योर करवाया जाए। दूसरा, अगर जहाँ पे ऐज का डिटर्मिनेशन का इश्यू आ रहा है, तो उसको भी मैकेनिज़्म में शामिल किया जाए या देखिए किया वो गया। देखिए ये ना ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि ये वन टाइम कोई नहीं होनी। ये आप देखें कि अब तक आप कहाँ-कहाँ, किधर-किधर जाके आप देखें एक हमें अखलाकियात पढ़ाई जाती थी, ठीक है? जिसके अंदर देखें आप जब इस्लामियात के मुकाबले में अखलाकियात पढ़ते हैं, तो उस अखलाकियात में कोई जीसस क्राइस्ट की एक स्टोरी भी नहीं है। तो उसमें सारे वो आहट-तश और इधर-उधर आप बोल कहानियाँ शामिल कर दी हैं। तो वो भी आपको जो है ना, कोई जो एक्स्ट्रा टीचर होती है, वो उसको कह देते हैं चल भी पढ़ा दे, कोई नहीं। तो उसका भी कोई स्पेशल कोई नहीं होता। अभी अभी भी जो ये जिसका मैं ज़िक्र करने लगा हूँ, कि अभी जो ये रिलीजियस चीज़ें शामिल हुई हैं, ये करिकुलम में, तो ये हमने 2021 से शुरू किया था, बिल्कुल ऐसा ही। ये वाला काम। तो 2021 में चले अभी इसको और उसमें हमने एक बाकायदा एक कमेटी बनाई थी और उसमें प्रोफ़ेसर अंजम जेम्स पाल को रखा था, पीटर जेकब साहब को रखा था और तीसरे हमने कल्याण सिंह साहब को रखा था और एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार है प्रशांत सिंह। इन चारों बिल्कुल। ने मिलकर जो है ये इस सिलेबस को तैयार किया था कि किस तरह बच्चे मतलब कि अब इसमें भी ये आ गया कि अब ये अगर बाइबल पढ़ानी है तो वो किसी मुस्लिम टीचर ने तो नहीं पढ़ानी, डेफिनेटली वो क्रिश्चियन टीचर ही होंगे ना। तो इस पे भी काम हो रहा है। अभी पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग भी उसके साथ हुई है जो एजुकेशन मिनिस्टर है। तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये इसमें बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है।
लेकिन चलें आहिस्ता आहिस्ता लगे हैं कहीं ना कहीं तो जो मंजिल तय करना शुरू हो मंजिल गए हैं तक। तो न किसी ओके जी, थैंक यू वेरी मच। तो आप कोई तो सैमसन आप भाई को बात जी सर, बस आपको सजेशन ही कर सकते हैं आपको, क्योंकि कानून साज़ी आपको पता है कि किस तरह का असेंबली का माहौल है और किस तरह हो सकती है। तो हमारा एक सबसे बड़ा इन सारे इक़दामात को करने का पर्पस है कि हम जो कम उम्री की शादियाँ हैं, जो फ़ोर्स कन्वर्जन है या कन्वर्जन है, उसको रोका जा सके। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम इनफ़रादी नहीं बल्कि इज्तमाही तौर पर सोचें और उस पे लाहे-अमल तैयार करते हुए कोई ऐसा बिल भी प्रेज़ेंट करें असेंबली में, जो कि हम नहीं कहते कि कन्वर्जन ना रोकी जाए। हम कहते हैं कि एक मैकेनिज़्म डेवलप कर दिया जाए, क्योंकि आर्टिकल 20 तो सब मज़ाहिब के लिए एक जैसा है कि वो कहता है कि इस अपने मज़हब को प्रोफ़ेस करने की आज़ादी तब तक है जब तक वो लॉ को, मोरालिटी को और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे। तब तक अगर वो करता है तो वो अपना मज़हब वहाँ पे प्रोफ़ेस नहीं कर सकता, और उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि माइनॉरिटीज़ के लिए, ये मेजॉरिटी के लिए भी है। तो कन्वर्जन का प्रोसीजर आप हम कहते हैं कि चलें करें आप, लेकिन ये है कि उसका कोई मैकेनिज़्म या कन्वर्जन का लॉ डिफ़ाइन कर लिया जाए। इसके ऊपर मेरी एक रिसर्च के सिलसिले में जयपाल छाबड़िया साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने ज़िक्र किया था कि 1927 में मुस्लिम लीग ने कन्वर्जन बिल पेश किया था, लेकिन वहाँ की उस टाइम की जो मेजॉरिटी थी उन्होंने पास नहीं होने दिया। तो क्या इस तरह का कदम जो है वो हम अभी उठा सकते हैं? हम ये नहीं कह रहे देखिए, कि आप वो बात कर स्पेसिफिक। रही हैं। देखिए, हुँ। आप देखें कि जहाँ पे 18 साल की एज का बिल जो है, वो पास करवाने में इतनी दिक्कत हो, तो वहाँ फ़ोर्स कन्वर्जन तो सर, बड़ी हम दूर से कन्वर्जन फ़ोर्स की तो बात ही नहीं करते, हम कहते हैं कि कन्वर्जन का मैकेनिज़्म कर दें। ये देखिए, हो कि उसको कन्वर्जन का हाँ, ये देखें, ये एक लंबी बहस है। मेरे ख़्याल में इसके लिए एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा। आपको पता है कि ये कन्वर्जन वाला जो सीन है ना, ये कहाँ से कहाँ चला जाता है। और देखें, ये कन्वर्जन तो उनके ईमान का हिस्सा है, और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है। आप जो सैमसन साहब से पूछें कि वहाँ क्या हो रहा है। इंग्लैंड का जो अब बहुत बड़ा रिलीजन रिलीजन जो है ना, वो इस्लाम होने जा रहा है। तो ये चैलेंजेस यहाँ नहीं है, ये हमारे जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ है ना, वहाँ भी यही चैलेंजेस है। इसलिए मेरे ख्याल में ये किस तरह का आर्टिकल टॉपिक है 20 में भी कि जो सर, अ, आर्टिकल 20 में भी ये आज़ादी दे रहा है कि आप भी अपने मज़हब की तबलीग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात जो है वो फ़र्क है। इसके ऊपर मैं कहती हूँ कि अगर गैप्स हैं, तो वो हम आप लोगों से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इन गैप्स के ऊपर कानून साज़ी करवाई जाए, कि इनको अदालतों में भी इंश्योर करवाया जाए कि जो असेंबली से पास होने वाला लॉ है, वो एज़ इट इज़ ही इम्प्लीमेंट करे, उसमें कोई तफ़रक़ेबाज़ी ना की जाए। तो आज की नशिस्त में हमें आपके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सारी जो चीज़ें थी, हमने आपसे डिस्कस भी की और आपने बड़ी उससे खुशी से और तहम्मुल से जवाबात भी दिए, और साथ-साथ ये है कि आपने हर चीज़ में हम लोगों की राय भी उसको भी सुना। तो इसके लिए मैं आपका थैंक यू करती हूँ और उम्मीद करती हैं कि हम नेक्स्ट भी इस तरह की डिस्कशन करेंगे, ताकि जो देखने वाला हमारा वो नाज़रीन है, उनको पता चले कि असेंबली के अंदर भी आपकी जद्दोजहद कितनी हो रही है, कर रहे हैं आप। वो जो आपकी वीडियोज़ आती हैं, वो सिर्फ़ एक छोटा-सा क्लिप होता है, उसके पीछे काफ़ी सारी आप लोगों की एफ़र्ट्स होती हैं, और आप कितना हमारे मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए दर्द रखते हैं और मुख्तलिफ़ तरीकों से उसको इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नादिया साहबा, आपका भी, और एजाज अगस्टिन साहब भी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आज अच्छी बात ये थी कि कानूनदान भी, सियासतदान भी, और मेरा जो सिविल सोसाइटी से तल्लक है वो भी आज इस बहस में थे शामिल। और मैंने जो अभी एक हासिल कलाम कह लें या गुफ्तगू का है कि बकौल नादिया, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी करती हैं, तो जब ये केस इस किस्म के फोर्स कन्वर्जन के आए तो बड़ी सोच समझ के केस की एफआईआर लिखवानी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अवेयरनेस की अच्छा ज़रूरत है। और दूसरा जो है कि जैसे मैं कह रहा था कि अभी इम्तहान और भी हैं, तो कानून साजी में अभी वक्त लगेगा।
और हमें दूसरा, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, कि अभी हमारी स्ट्रगल खत्म नहीं हुई, अभी हमें और बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी, और फिर जल्दी फिर इसी की कंटिन्यूटी आगे लेके चलेंगे। और उम्मीद है कि आपको आज अच्छी बात लगी, और वक्त भी काफ़ी दिया अगस्टिन साहब ने। बहुत शुक्रिया। आप सलामत रहिएगा, और इसी तरह कानून साजी में हिस्सा लेते चलिएगा। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो है वो मुझे इंग्लैंड के लॉ की भी डिस्कशन ज़रूर करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। खुदा ओके। हाफ़िज़।